हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वुसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िस्ता 36 घंटे से जो हंगामा चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसकी शुरुआत कल से हुई जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद की मोशन थी उस पर काउंटिंग होनी थी, उसको मुस्तरद किया और साथ ही साथ उनको आर्टिकल 5 के तहत गद्दार भी करार दे दिया, यानी वो लॉयल नहीं है स्टेट के साथ। और उन्होंने साथ ही आज भी कुछ गद्दार खेला जा रहा है। वो डी चौक में मुराद सईद ने तो नारे लगवा दिए कि गद्दारों को इसी चौक में फांसी दो, यानी अब बुखार बिल्टअप। हाँ जी, और ये अभी बढ़ता ही जाएगा। और जहाँ तक हम सॉरी इसमें इतनी बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक कि जो जिस सूद की बुनियाद पर आपने ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया है, नैरेटिव तो बहुत दूर की बात, पर नैरेटिव भी उसकी सच और हकीकत कभी हमारे सामने आएगी नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और आपको ये करना होगा कि एम्बेसडर असद खान साहब को आप बुलाए सुप्रीम कोर्ट और उनकी आप स्टेटमेंट यहाँ से। मुझे लगता है आर्टिकल 5 पे जब बहस कल होगी कि जी आर्टिकल 5 के तहत हुआ ना ये सब कुछ, तो वो ये कहेंगे जी कि कौन सी शवाहिद स्पीकर के सामने लाए गए जिसकी बुनियाद पे उसने ये रूलिंग दी, तो वो शवाहिद तो अदालत को देने पड़ेंगे। बहुत खुश फहमी है आप। बिलावल भुट्टो का एक और, अच्छा, यानी अदालत चैन से बैठी रहेगी। आर्टिकल 5 जो है उसके दो पहलू हैं। पहला है कि जी आपकी स्टेट के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए। इसका मतलब है आपने अपोजिशन को कह दिया आप स्टेट के साथ लॉयल नहीं है। दूसरी जो है उसकी शिक वो कहती है कि आपको आइन के भी ताबे होना चाहिए। तो वो अब ये दोनों चीज़ें तो जो हुकूमत है उसने पहली शिक के ऊपर जोर करके और केस क्लोज कर दिया और कहा कि जी आप सारे गद्दार हैं बेसिकली। उसके बाद जाहिर है अपोजिशन को अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला है और अपोजिशन का ख्याल था कि बस हो गया तकरीबन, तो वो बात फिर चली गई कल। लेकिन अब मुल्क के गद्दार से इंटरिम सेटअप के लिए प्राइम मिनिस्टर का नाम भी उन्होंने तलब कर लिया। गद्दारों के साथ शहबाज शरीफ जो हैं उनसे अजीम कौमी मफाद। वज़ीर आज़म ने असेंबली तोड़ दी, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया और अब वो 2 हफ्ते के लिए मतलब फांसी से 5 मिनट पहले मशावरत होगी। फांसी देने से 5 मिनट पहले ना कि यार जरा आपको लटकाने वाले आपकी आईनी जिम्मेदारी है, नाम बता के जाएं कि आपके बाद मतलब कौन केयरटेकर। और पार्लियामेंट से गेंदें उछलती कहाँ जाती हैं हमेशा? सुप्रीम कोर्ट। वही हुआ कि कल फिर ये एक इमरजेंसी इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कुछ जजेस ने पहले मशवरा किया इस सारी सूरत हाल पर, फिर उन्होंने उसका सो मोटो नोटिस ले लिया। कल उन्होंने सबको रोक दिया था कि आपने कुछ नहीं करना है, हम इसकी जो है हेयरिंग कर लिया है वो तो कर लिया है और उसकी लीगैलिटी हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब मशरूत हो जाएगी। आज इसकी बाज़ाब्ता हेयरिंग शुरू हुई और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हवा में फ़ैसला नहीं कर सकते। जो बाबर अवान है हुकूमती वकील, उन्होंने कहा जी आप वो ऑर्डर देख लें जो पहले आया था 21 मार्च का, जिसमें ये कहा गया था कि आप किसी को आने से नहीं रोकेंगे, तो हमने जो है आने से नहीं रोका। उन्होंने कहा ये सियासी बातें ना करें, आप आएँ सीधा पॉइंट के ऊपर। ये स्पीकर की जो रूलिंग है हमने उसको देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी हियरिंग हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद कल जो है वो ये कंक्लूड हो जाएगा, कल नहीं तो मैक्सिमम परसों, क्योंकि अभी जो है दलाइल दे रहे हैं। आज जो है फारूक नाइक जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वकील भी हैं, उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा है कि ये स्पीकर की जो रूलिंग है ये गैर आइनी है और साथ ही साथ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं हमारे ऊपर यानी अपोजिशन के ऊपर वो तो उनका प्रूफ होना चाहिए, उनको प्रूफ होना चाहिए और एविडेंस देना चाहिए। अच्छा, अदालत उन्होंने जो पॉइंट्स लिए उन्होंने ये कहा था कि ये अगर रूलिंग गैर आइनी थी तो ये जब हमने पेश की थी उस वक्त फ़ैसला कर लेते। जिस वक्त इस पर वोटिंग का दिन आया उसको रूलिंग को उस वक्त देना जो है इन अ नटशेल जो आपने फारूक नाइक का नाम लिया, जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बुलेट पॉइंट्स अच्छा, और वो जाहिर है कि उनका जवाब मैं भी चाहूँगा कि कोई तो दे। उन्होंने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो मिनट्स हैं क्या उनमें ये बात की गई है कि अदम एतमाद की तहरीक की साजिश बाहर तैयार हुई थी, इसका हमें पता होना चाहिए।
वजारत खारजा 7 से 27 मार्च के दरमियान की ख़त व किताबत का रिकॉर्ड जो है जी वो पेश करें, अदालत को पेश कर दें। अच्छा, अगर हुकूमत को 7 मार्च को साजिश का इल्म हो गया तो 3 अप्रैल तक किस बात का इंतज़ार किया गया? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस साजिश की तहकीकात की या शुरू की, या इमरान खान को उन्होंने कोई आउटपुट या ब्रीफिंग दी? ये भी पता होना चाहिए। वो उन्होंने जवाब मांगा है। अगर ये साजिश हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत ख़त्म करने के लिए की थी तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत क्यों बरतरफ कर दी? ये तो हमारा था ना प्लान का। फौज इतनी बड़ी साजिश के बारे में क्यों खामोश है? उसकी तरफ से मौक़िफ़ क्यों नहीं आ रहा? चले मौक़िफ़ नहीं भी आ रहा हो तो क्या कोई पूछताछ का सिलसिला, ये जो गद्दारी वाले कैरेक्टर्स हैं, पहले कि हम गो टू द एक्चुअल कोर्ट हियरिंग्स, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ट्वीट की है। ये वही था, मतलब वही बात है ना। तो पॉइंट इज़ के सिंपली ये कहना कि जी ये सब गद्दार हैं, ठीक है, और इसको बहाना बनाकर या टू यूज़ दिस, और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ही आप स्किप कर दें और फिर कह दें कि जी बस में हमने कह दिया तो है। अगर भैया अगर गद्दार है तो फिर मुराद सही कह रहा है। मेरे ख्याल से ये तो दोनों चीज़ें हैं ना, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो चैलेंज नहीं हो सकती और कोई भी अदालत उसको नहीं दे सकती, और यही चीज़ ज़ाहिर है अब अदालत देख रही है। हमारे साथ हसीब भट्टी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, सुप्रीम करते हैं। हसीब, एक बार फिर एक हाई प्रोफाइल केस आया है कोर्ट में, जो आज की जो ओवरऑल समाअत हुई, ज़रा उसके बारे में पहले बताएं। देखिए मुबशर साहब, आज तकरीबन 3.5 घंटे की ये समाअत थी और उसमें जो सबसे आम रिमार्क्स थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के थे। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी की जानिब से फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया उन्होंने, और उसके बाद जब फारूक नायक ने ये कहा कि आर्टिकल 5 के ऊपर बहस कराई जानी चाहिए थी, इस पर चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में शिरकत क्यों नहीं की गई। पार्लिमानी कमेटी में सारा मामला रखा गया है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में कमेटी का जिक्र मौजूद है, इसका जवाब तमाम सियासी जमातों के वकला को देना पड़ेगा। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने फारूक नायक से ये सवाल किया कि स्पीकर किस एक्ट के तहत रूलिंग दे सकते हैं किसी तरह की भी, और क्या वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी लागू होता है, जिस पर उनका ये कहना था कि असेंबली एक्ट 28 के तहत स्पीकर रूलिंग देते हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बादियो नज़र में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर कानूनी है। ये आज के दो इंतहाई आम रिमार्क्स थे जो आज की सारी 3.5 घंटे की। अच्छा हसीब, जाहिर है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जाहिर है उन्होंने फारूक नाइक को ये भी कहा कि आप कोई हमें ऐसे केस स्टडीज़ पुरानी जो हैं वो भी बताएं कि जिसमें इस तरह की रूलिंग को अदालत ने कभी जो है ख़त्म किया हो या गैर आइनी करार दिया हो, तो उन्होंने कोई ऐसी केस लॉ पेश किया पुराने? देखिए अभी कल का दिन है उनके पास, अदालत ने उनसे ये इस्तफसार भी किया था कि कोई हमें बताएं कि अदालत, वैसे तो आज अदालत का ये कहना था कि हम पूरे का पूरा ये केस आर्टिकल 59 का हवाले से देख रहे हैं कि अदालत का क्या कोई दायरा इख्तियार इस हवाले से है कि नहीं। उनसे जब इस हवाले से रूलिंग मांगी गई, अदालत की कोई साइटेशन मांगी गई, तो वो कल के दिन शायद वो पेश करें, लेकिन बाबर अवान जो क्योंकि शुरू में ही वो जब समाज शुरू हुई थी तो वो रोस्टम पर आ गए थे और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, यहाँ तक कहा कि जी अब वज़ीर आज़म ने इंतखाबात का ऐलान करके असेंबली तोड़ दी, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा आप बैठ जाएं क्योंकि यहाँ पर सियासी बातें नहीं हो सकती। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक असेंबली का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जो फैसला था उसे पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि आपका जब वक्त आएगा उस वक्त इस हवाले से सुनेंगे। अच्छा हसीब साहब, एक में वो बेंच की बारे में सवाल है। हसीब साहब, ये जो फुल बेंच वाली बात है, ये बहुत फुल कोर्ट की जो बात हो रही है, ज़ाहिर है बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं। दो सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तो कि इतने अहम मामले पर क्या बेहतर नहीं होता कि फुल कोर्ट की सेटिंग होती, और दूसरा कुछ ये भी
बात की जा रही है बेंच के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो आपने कहा तो कि ये फारूक नाइक ने वो सवाल उठाया फुल कोर्ट के बारे में, जवाब में क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने? देखिए, चीफ जस्टिस ने उनके जवाब में कहा कि अगर आप ये चाहते हैं, आप हमें सुनना नहीं चाहते तो हम उठकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको हम पे इत्मीनान नहीं है तो हम चले जाते हैं, आप हमें नहीं सुनना चाहते तो हम ये खत्म कर देते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो चाह रहे थे कि जी ये चूंकि जिस तरह भी आपने भी बात की, ये बड़ा अहम मामला है, इसके ऊपर फुल कोर्ट होना चाहिए ताकि मुख्तलिफ जजेस की राय सामने आनी चाहिए इस हवाले से। जी ये आज नहीं तो उसमें जवाब में क्या बोला चीफ जस्टिस साहब ने जब ये फुल बेंच की बात की गई? तो वो तो आपने जो उठ जाने वाली बात थी वो तो मेरे ख्याल है कि शायद कॉम्पोजिशन के बारे में थी ना जी? नहीं, वो फुल कोर्ट के हवाले से थी। उन्होंने ये कहा था, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, फुल कोर्ट होना चाहिए, फुल कोर्ट को इसको सुनना चाहिए क्योंकि ये इंतहाई आम केस है। इस पर चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये कहा था कि अगर आप हमें नहीं सुनना चाहते या हमारे ऊपर एतराज है तो हम खत्म कर देते हैं, उठ जाते हैं। जिस पर फारूक नाइक मुतमिन हो गए थे और उन्होंने कहा जी नहीं जी आप समाज जारी रखें। अच्छा, अब फारूक नाइक ने अपने दलाइल खत्म कर लिए हैं? नहीं, अभी कल भी वो दलाइल देंगे और उसके बाद फिर जो है मुस्लिम लीग नून के जो मखदूम अली खान है वो दलाइल देंगे। कल का दिन उनके पास है। अभी उन्होंने काफी सारी चीजें जो कोर्ट ने उनसे मांगी है, स्पेशली जो 69 के हवाले से उन्होंने कहा कि अदालत का दायरा इख्तियार क्या यहाँ तक आता है कि नहीं, ये हमें बताए। और उसके साथ साथ ये भी बताए कि क्या डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है या फिर सिर्फ वो असेंबली की कार्रवाई चलाने की हद तक ही रह सकता है। अच्छा, ऐसी भी एक वक्फा लीजिएगा, एक आध सवाल रह गया है, बाद आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आज हेयरिंग हुई है तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की। हसीब भट्टी हमारे साथ हैं। हसीब भट्टी, एक लोग बहुत क़यासाराइयाँ कर रहे हैं कि ये ब्रेन चाइल्ड किसका था जो असेंबली में स्पीकर ने किया, कौन सा लीगल ब्रेन है इसके पीछे? लीगल। कुछ लोग जो है अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करते हैं, कुछ बाबर अवान की तरफ इशारा करते हैं, बड़ी अंदरूनी कहानियाँ भी। तो आपकी तो गपशप होती रहती है, तो आपके ख्याल में ये जो सारा कार्रवाई हुई कल पार्लियामान के मास्टरमाइंड कौन है उसका? देखिए, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये बाबर अवान है, क्योंकि मैंने बाबर अवान को कल आज भी बड़े एक्टिव थे और कल गुज़श्ता रोज़ यानी संडे को मैंने वो फुटेज भी भेजी थी उस फवाद चौधरी के साथ एक कॉर्नर पे जाके उनके साथ कॉर्नर मीटिंग आपस में कर रहे। हालांकि बाकी भी इनके बड़े बड़े लीडर्स जो थे वहाँ खड़े थे, उनसे अलग से ये चले गए थे। तो मुझे जो लगता है कि इसके पीछे जो है अटॉर्नी जनरल इस तरह की, अटॉर्नी जनरल तो आपने कई केसेस में देखा होगा कि हुकूमत के खिलाफ कई दफा बोलते हैं। अच्छा, 2 डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रिजाइन भी किया है इन प्रोटेस्ट इस सारी इस्लामाबाद से और एक कराची से और तो अटॉर्नी जनरल क्या सोच रहे हैं? अटॉर्नी जनरल से बात कल भी हुई थी। अटॉर्नी जनरल जो है वो बस देख रहे हैं अभी आगे क्या करना है। अभी तो उन्होंने इस केस के अंदर बोलना है क्योंकि अटॉर्नी जनरल से आज सुबह बहरहाल जस्टिस मकबूल बाकर का जो फुल कोर्ट था उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी तारीफ उनकी की। उनका 2007 का जो उस वक्त का कू के वक्त उनकी जो कुर्बानी थी उस हवाले से काफी बातें की। तो अटॉर्नी जनरल जो है अभी उनका कुछ पता नहीं है। ठीक है। अच्छा भट्टी, एक चीज़ और, ये जाहिर है केस तो चलेगा अभी 3 दिन तक और या 2 दिन कम से कम। आपका अंदाज़ा क्या है, हुकूमत कितनी जो है प्रिपेयर्ड है कि अपने उस एक्ट को यहाँ डिफेंड उसको कर सके सक्सेसफुली? आपको लगता है बीइंग सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, आपने माजी में भी ऐसे केसेस देखे हैं? देखिए, 69 जो आ रहा है उसमें आज तक उसके खिलाफ कोई ये उसमें क्योंकि कवर करता है स्पीकर की रूलिंग को या किसी भी पार्लियामानी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये एक एज हासिल है इनके पास। मेरे ख्याल में कोई दरमियानी रास्ता ही निकलेगा इसमें। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो आप मेरी बात ये नोट कर लें कि अगर
उस दिन मैंने बड़े बड़े वकला से भी सुना है, जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं कई, आप जानते ही हैं सबको, उनसे भी सुना है कि अगर पहले दिन संडे की रात 12 बजे तक भी कोर्ट लगती और 12 बजे से पहले पहले अगर वो कुछ कर जाते तो फिर तो गेम जो थी वो उलट जानी थी। लेकिन अब चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है, अब तो जो मोशन थी उसका टाइम भी खत्म हो चुका है, वो उसी दिन रात 12 बजे तक था, दोबारा काउंटिंग हो सकती थी। तो अब ये सारा प्रोसेस नए सिरे से फिर होगा, फिर कौन सी हुकूमत आएगी, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी है, वो पहले वाली एग्जिस्ट नहीं करती। उसका टाइम जो था, ये मैंने वकला से सुना है, सीनियर वकला के साथ जो मेरी बात हुई है, बल्कि मैंने रिपोर्ट भी वो की है, कई चीजें हमारे उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। तो उस रात 12 बजे तक, संडे की रात 12 बजे तक अगर दोबारा कोर्ट ऑर्डर कर देती कि जी अभी जाके करवाएं, क्योंकि वो भी लोग सारे बैठे हुए थे और उन्होंने उस वक्त तक असेंबली के अंदर मौजूद थे, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर भी सब मौजूद थे। अब क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ चुके हैं, चले असेंबली शायद दोबारा वापस आ जाए या, लेकिन अब तो पिंडोरा बॉक्स तो खुलेगा जब आर्टिकल 5 के ऊपर ये आएंगे, जब हुकूमत आएगी, क्योंकि स्पीकर की जो रूलिंग है वो आज पढ़कर सुनाई है, जिसके बाद अदालत के कुछ रिमार्क्स जो है वो चेंज हुए हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप लोगों ने उस कमेटी में शिरकत क्यों नहीं की। ये चीजें सारी सामने आ गई, अभी बहुत सारी चीजें खुलेंगी और मेरे नहीं ख्याल के 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर तो ये कहीं से रैप अप नहीं होने वाला। हसीब साहब, मैं आपसे एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि अदालत उज़्मा एम्बेसडर असद खान को तलब कर ले, क्योंकि ये जो आर्टिकल 5 और जो सारी गद्दारी की जो बातें हो रही हैं, आई मीन कहीं ना कहीं तो इसको क्लियर होना है, नहीं तो इसको फिर एक सियासी हथियार की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। खुद कह चुकी है कि हम चीफ जस्टिस को तैयार हैं, वो तो हर जगह जाने के लिए तैयार है ना, तो ये चीज क्लियर आएगी या बस ये गद्दार ही खेलते रहेंगे अगली इलेक्शन तक? ये चीज इसमें आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आर्टिकल 5 जो है ना वो बहुत बड़ी चीज इन्होंने जो चीज इस्तेमाल की है, इसके ऊपर न सिर्फ आप जिस एम्बेसडर की बात कर रहे हैं वो आपका फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है, फॉरेन सेक्रेटरी को नोटिस किया है उन्होंने, इंटीरियर मिनिस्टर को किया है, ये सारी चीजें हुई हुई हैं, इन सब का बारी है। ये 2 दिन की जो लोग बात कर रहे हैं, ये पहले दिन तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने कोशिश की है कि जी आज ही फैसला दें। तो आज का दिन गुजरा है, आज भी फारूक अशनाइक कितनी दफा कहा कि जी आज ही फैसला दें, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम हवा में फैसला नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत चाहते हम सबको सुन के करेंगे, सबको जब ये सुनेंगे तो आप देख लेंगे इसके बाद कितने पड़े हुए हैं। अभी तो फारूक नाइक खत्म करेगा, फिर नून लीग आएगी, फिर जेयू आई है, इन सबको नोटिसेज हुए हैं सबके अंदर। बहुत शुक्रिया असीब साहब। देखिए अगेन जो केस है अपनी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यार ये जो आप जिस आराम से आप लोगों के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या कोई छोटी बात नहीं है, हम इसको बहुत ज़्यादा हल्का ले रहे हैं। 3 ऑप्शंस हैं भैया। क्या है? मुझे जो गट फीलिंग बताओ। नंबर 1 एक तो ये है कि वो कह दें कि सब के जी ये इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो, हाँ, कोई 69 में से एक रास्ता निकाल लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में बलूचिस्तान असम्बली मुअत्तल की गई थी और हाई कोर्ट ने कहा गैर कानूनी फैसला है, वो भी बिल्कुल जाहिर है कि ज़फ़रुल्लाह जमाली थे, तीसरा ये है मोहम्मद खान जुनेजो केस कि वो कोर्ट ने कह दिया कि ये इलीगल था, मतलब गैर आईनी है, लेकिन अब इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। मतलब कि देखिए आप बहुत बुरा किया आपने, यू आर अ वेरी बैड बॉय, ये लाओ हाथ अपना अब इलेक्शन तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए जो नवाज शरीफ की असेंबली जब डिसमिस हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया था और बाद में फिर कागड़ फार्मूला आया था। नहीं वो है, लेकिन ये कि फैसले 3 जो है ना फॉर्मूले हैं सर, मतलब एक से एक केस 3-4 जो लेबोरेटरी में हर फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है सर। और देखना है और पीछे जो है नजरिया जरूरत का साया भी कहीं जस्टिस लर्किंग की रूह भी कहीं भटक रही है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद जरा सियासी हो जाते हैं। वेलकम बैक। 30 अक्टूबर 2011 को जो मीनार पाकिस्तान के साए में पीटीआई का सबसे बड़ा पहला पावर शो हुआ था, जिसे
हर आदमी को पता चला कि एक थर्ड फोर्स सामने आ गई है, उस दिन से लेके और आज के दिन तक इमरान खान के साथ जो 2 बड़े नाम जुड़े रहे हैं उनमें एक हैं अलीम खान, जिन्होंने उस जलसे का एहतमाम करने में दामे दर में सुखने कदमे उनका साथ दिया था, और फिर दूसरे हैं जहांगीर तरीन, जिनका नाम सबसे ज़्यादा 2018 में इलेक्शन के बाद आया, जब उनका तैयारा मुस्तकिल या तो लैंड कर रहा था या फिर टेक ऑफ कर रहा था। कहानी आपको पता है। अजीब बात है कि दोनों अब नज़रों से गिर चुके हैं, पीटीआई से ला ताल्लुक़ी है, बल्कि अब तो वो आजकल चूँकि इन है गद्दार का सिलसिला, तो वो ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसमें वो भी शामिल हैं। टैग तो टैग करके उनको गद्दार बोला गया है सोशल मीडिया। आप भी मिले थे, यूएस काउंसिल जनरल से आपकी मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन का तो हम बारहा सुनते रहे हैं पिछले 1 साल में, कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं, लेकिन अलीम खान को पहली बार, कम से कम मैंने पहली बार आज सुना, इस तरह पहली बार जी बिल्कुल, कि जिस तरह वो गरजे और बरसे हैं, और उनकी बात जो है इसलिए ध्यान से सुनने की है कि वो वाकई करीबी साथी हैं, पीटीआई के फाइनेंसर रहे हैं और सीनियर मिनिस्टर रहे हैं पंजाब की जो बुज़दार हुकूमत है उसमें, और उसके बाद नैब ने उन्हें 100 दिन के लिए जेल भी भेजा है इसी दौर में। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के उन्होंने आज जो है वो अखबार नवीसों से, सहाफ़ियों से बात की, और उन्होंने इस बारे में कई टॉपिक्स पे बात की, लेकिन जो नुमाया बात थी वो ये थी कि ये जो अपोजिशन है, जिसमें अब वो भी हिस्सा हैं, ये गैर मुल्की साजिश में शरीक है इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और गद्दार है, तो ख़ुद अलीम खान साहब जो हैं कहाँ खड़े हैं, इस बारे में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रोशनी डाली। आप सुनिए। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफ़ीर को भी मिलता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर को भी मिला हूँ, मैं तो जो सऊदी सफ़ीर है उसको भी मिलता हूँ, मैं यूएई के सफ़ीर को भी मिलता हूँ। तो क्या ये गद्दार है सारे? और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप यूएस एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप ईयू के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के। फिर अलीम खान ने इस पे भी कहा, कल जो कुछ हुआ कि यक बयक तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो गई, और उसके बारे में भी अलीम खान के ख्यालात सुनिए ज़रा। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेटें उठा के भाग जाएंगे, और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप में। इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है, आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देते पहले, किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। ये कौन सा असूल है कि जनाब या तो हमारी तरह, नहीं तो चलो विकेटें उठाओ और भागो? इसको कहते हैं असूल अपना अपना। लेकिन मुझे तो याद आ रहा है वही बात कि भाई लड़ाई के बाद जो मुक्का है ना वो फिर बेहतर नहीं तो नहीं, अभी लड़ाई खत्म नहीं। अच्छा, एक और है, अगर अच्छा चले वो भी सुना दीजिए। 2018 में, यार ये मैंने लिखा हुआ था, इतनी मेहनत से मुझे पढ़ना, आप पढ़े ना, कौन रोक रहा है आपको यार। 2018 में जब खान साहब की हुकूमत बनी, तो उस वक्त पंजाब के लिए जो 2-3 नाम गर्दिश में थे कि यही चीफ मिनिस्टर होंगे, उनमें एक तो शाह महमूद कुरैशी का था, दूसरे अपने अलीम खान थे। फिर अचानक से बुज़दार साहब जो उनका नाम सामने आ गया, और वो कुछ अरसे के लिए सीनियर वज़ीर भी रहे अलीम खान, और उसके बाद वो नैब वैब के चक्करों में फंस गए। तो पंजाब को जाहिर है कि अलीम खान चूँकि लाहौर के हैं, उन पंजाब जो 3.5 साल में जिस सूरत हाल से गुज़रा है, उनसे बेहतर शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो इस बारे में, और ख़ुद अपने जो चीफ़ मिनिस्टर, जिनके वो सीनियर मिनिस्टर रहे, उनके बारे में, और फिर वफाकी हुकूमत के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें की, उसकी भी एक झलक सुन लीजिए। इमरान खान, बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की। ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया
कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई हैं ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियाँ ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊँगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूँ कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। वेलकम बैक जी। आपने देखा कि कल चौधरी सरवर साबिक गवर्नर पंजाब ने खुल के बात की और आज अलीम खान मैदान में दाखिल हो गए हैं। कल शायद JKT या और भी, जैसे कि माजी में आप लोग पता है जहांगीर तरीन तो बात करते नहीं, लेकिन इस तरह तो नहीं की ना अभी तक। अब तो ओपन सीजन शुरू हो रहा है ना सर। और माजी में जाहिर है कि जावेद हाशमी, जस्टिस वजीर, रिटायर्ड वजीहुद्दीन। मैं आपसे एक थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा मुबशर, आपने अभी कहा था ना कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, तो सर ये जो 2 मुक्के इनको लगे हैं, ये गद्दारी वाले और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले, ये तो कल की बात है ना। तो अब उनको ख्वाब तो नहीं आएगी ना यार कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, ये जो अभी उन्होंने बात की ये है तो ना, MP है ना। नहीं सर, नहीं, वाकया तो हुआ है ना। वाकये की मैं बात कर रहा हूँ ना। वाकये से पहले तो आप नहीं स्ट्राइक कर सकते। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। और अभी तो लड़ाई चल रही है ना। अभी ये दौरान लड़ाई है सर, ये लंबी लड़ाई है अभी ना। और अभी मैं मानता हूँ कि देखें PTI की जो कल्ट सपोर्टर्स हैं उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है ये भी आलमी साजिश का हिस्सा है, सब आलमी साजिश का हिस्सा है। तो ये ब्यूटीफुल कार्ड ब्यूटीफुल है, इंतहाई खतरनाक है, मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, पॉलिटिकली बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पर तो ये तो छोटी बात है ना कि सर मैच आप हार रहे हैं तो आप विकेट उठा के चल गए। यहाँ पर तो स्टेडियम को आग लगाने की बात हो रही है, जैसे मोहाली में हमारे भारतीय दोस्तों ने करने की कोशिश की थी ना एक दफ़ा, याद है आपको। तो ये तो वो गेम चल रही है। मुझे जो इमरान को नुकसान होगा ना इस सारी सूरत हाल का, कि जो ATMs थे उनके खसूसन पंजाब में, और इमरान खान अगर जैसे भी इलेक्शन में जब भी होता है, जब वो जाएंगे तो पंजाब के अंदर उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगी अब किसी भी तरीके से। एक तो जनूबी पंजाब वाला पूरा वो जो प्रो इक़्तिदार ग्रुप होता है, ज़ाहिर है वो आने वालों के साथ जाएगा। फिर यू गॉट अलीम खान, यू गॉट जहांगीर तरीन का अलग से ग्रुप है, तो और एक छीना ग्रुप भी बीच में कहीं घूम रहा है, PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, फिर नून लीग उनकी सबसे बड़ी वो है। तो आगे जा कर के अगर PTI ये समझ रही है कि इस कार्ड के थ्रू वो जो है स्वीप करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में शायद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पे कोई ऐसा इलेक्शन लड़ा गया हो कि जिसमें सिर्फ सपोर्ट एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट। यस, यहाँ पर तो मतलब मेन सेलिंग आइटम तो आपका यही हो गया ना कि बाकी सब गद्दार है। शुक्र है कि अभी तक काफिर नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन वो भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड आपने देखा हुआ है, आपके सामने है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि अभी खान साहब जो है वो कुछ देर बाद खिताब भी करेंगे और D चौक के ऊपर, आपको पता है वो दोबारा से उनका बकौल उनके जश्न है 1 हफ्ते का, तो कि जो इमरान खान साहब ने अपोजिशन को धोबी पटका दिया है। वैसे बड़ी अय्याशी है, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए भी ऑपोजिशन में थे। हाँ, और अब तो ऑपोजिशन में रह के ऑपोजिशन में होंगे, ऑपोजिशन में नहीं चले अब तो, मतलब क्योंकि अब तो ये ना नया पाकिस्तान है ना पुराना पाकिस्तान है, ये तो एक पैरालाइज्ड किस्म का पाकिस्तान है ना। बिल्कुल। IMF भी अभी आपसे उसी वक्त बात करेगी जब आपकी कोई नई हुकूमत आती है, जब आएगी पता नहीं। मीन टाइम आप गदार खेले, आप गालियाँ दें, सफ़र तो हम नहीं करना है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं, उम्मीद है कि करते रहेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं ख्याल है कि शो को एंड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।